हेलो फ्रेंड। आज हम लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉज हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। जब कोई भी एक ग्रेजुएट पर्सन है या एम्प्लॉयड पर्सन है, जब जॉब के लिए जाता है या जॉब करता है, उनको उनके राइट्स के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जब कोई नया जो ग्रेजुएट पर्सन है जो जॉब सर्च करने के लिए जाता है या वो पर्सन को जॉब मिलता है, तो उसको किसके रिगार्डिंग निगोशिएशन करना चाहिए। निगोशिएशन उसको नेट वेज है उसके रिगार्डिंग करना चाहिए या सीटीसी के रिगार्डिंग उसको निगोशिएशन करना चाहिए। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कन्फ्यूजन उनके माइंड में रहते हैं। या जो एम्प्लॉयड पर्सन है उनके राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, उनके एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ क्या है उनके प्रति, उनके बारे में ऐसा कुछ उनको पता नहीं होता है। तो आज मैं ऐसे 12 लेबर या इंडस्ट्रियल लॉज है उनके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, जाने इसके द्वारा आपको पता रहेगा या पता चलेगा कि आपके राइट्स क्या है और एम्प्लॉयर के ऑब्लिगेशंस क्या है। तो देखते हैं हम लोग ये 12 एक्ट्स है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये 12 एक्ट के अलावा भी हमारे पास में ऐसे 3 एक्ट है जिसकी जानकारी आपको रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे एक्ट है जो अभी आप जॉब कर रहे हैं या जॉब करने वाले हैं, वो टाइम पे आपको ये उसका नॉलेज बहुत इसेंशियल रहेगा। तो फर्स्ट है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट है जब कोई भी पर्सन जॉब करता है तो जॉब करने के टाइम पे उसको प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अब कॉम्पनसेशन किसके रिगार्डिंग, एम्प्लॉयड प्लेस पे अगर उसके साथ में कुछ इंजरी होती है, इंजरी परमानेंट है, टेम्पररी है, एक्सीडेंट होता है या वो पर्सन की डेथ होती है, तो उसके रिगार्डिंग वो पर्सन को या उसके पर्सन के फैमिली मेम्बर्स को टोकन ऑफ अमाउंट है, वो कॉम्पनसेशन वो पर्सन को मिलना चाहिए। वो पर्सन को कॉम्पनसेशन मिलना उनका बेसिक राइट्स बन जाता है। लेकिन जब कोई एम्प्लॉयर है उनको कॉम्पनसेशन देना बंधनकारक नहीं है। कौन से कंडीशन में, जब कोई पर्सन या वर्कर्स इंजर्ड होता है और उसकी इंजरी 3 दिन के अंदर में ही ठीक होती है, वो पर्सन को कॉम्पनसेशन देने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसे पर्सन्स एक्सीडेंट होता है वो पर्सन्स का, या परमानेंट और टेम्पररी इंजरी होती है बिकॉज ऑफ ड्रग्स एंड ड्रंक, वो केस में भी कॉम्पनसेशन नहीं होगा। विलफुल डिसओबीडेंट है और विलफुल रिमूवल ऑफ द सेफ्टी टूल्स है, उसके रिगार्डिंग वो वर्कर्स को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। दूसरा एक्ट देखते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट ये कंपलसरी हो जाता है बिकॉज इंडिविजुअल पर्सन है, अपने राइट्स को एनफोर्स नहीं कर सकता है। अपने राइट्स को एनफोर्स करने के लिए उसको यूनिटी की ज़रूरत है। जब कोई भी फैक्ट्रीज है, माइनिंग है, इंडस्ट्री है, सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है, या कोई भी पर्सन ऐसे प्रोडक्शन मैन कर रहा है, वहाँ पे वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका ट्रेड यूनियन कंपलसरी है। वो ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कलेक्टिव बार्गेनिंग का काम करता है, जो उनके रिलेशनशिप अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करता है और वहाँ पे जो वर्कर का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करता है। ट्रेड यूनियन में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होने चाहिए। कोई भी ऐसे एसोसिएशन है जो ट्रेड यूनियन के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो एसोसिएशन को ट्रेड यूनियन के कुछ भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ने, जो पर्सन काम करता है वो पर्सन को वेजेस मिलने ही चाहिए। वेजेस मिलना उसका बेसिक और फंडामेंटल राइट्स होता है। और वेजेस वो पर्सन को जैसे ही मंथ खत्म होता है, तो मंथ खत्म होने के बाद 7 डेज के अंदर में वो पर्सन को अप्रोप्रिएट वेजेस मिलने चाहिए। उसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्कर और एम्प्लॉयर है उनके बीच में जब डिस्प्यूट्स होता है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्लोजर है, लॉकआउट है, स्ट्राइक है, रिट्रेंचमेंट है और ले ऑफ है, वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है और उनके अथॉरिटीज़ है। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होने की वजह से जहाँ पे गुड रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो वो डिस्प्यूट्स वो कॉन्सिलेशन ऑफिसर की तरफ रेफर कर सकते हैं और कॉन्सिलेशन ऑफिसर एमिकेबल सेटलमेंट से वो डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। फिर भी वो डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व नहीं हुआ
तो कॉन्सलेशन ऑफिसर है या स्टेट गवर्नमेंट है, सेम डिस्प्यूट को वो रेफर करेंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट या नेशनल ट्राइब्यूनल की तरफ वो रेफर करेंगे, और वहाँ पे जो जजमेंट देगा या ऑर्डर पास करेंगे वो ऑर्डर बाइंडिंग रहता है दोनों भी पार्टीज को। उसके बाद में आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इट इज़ अ सोशल वेलफेयर है, ये सोशल लेजिस्लेशन है। ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ये एक्ट के अंदर में जो वर्कर है, वर्कर को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर वर्कर जॉब के टाइम पे इंज्योर्ड होता है या उसका एक्सीडेंट होता है या उसकी डेथ होती है, तो वो केस में वर्कर को कॉम्पनसेशन दिया जाता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। ना कि वर्कर्स को मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, वर्कर के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको भी इंश्योरेंस मिलता है। उसके रिगार्डिंग जो डिडक्शन है, डिडक्शन 4% डिडक्शन होता है उनके वेजेस के, ये बेसिक वेजेस के अगेंस्ट में, जो कि उनका जो डिडक्शन रहता है स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में 0.7% डिडक्शन वो एम्प्लॉय की तरफ से होता है, और 3.25 म्हणजे 3.25% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर करते हैं। ये कुल मिला के 4% डिडक्शन होता है, जो कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वर्कर्स को। उसके बाद में आता है कि फैक्ट्रीज एक्ट है। फैक्ट्रीज एक्ट में वर्कर के हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, ये तीनों भी बेसिक थिंग्स है वो प्रोटेक्ट करनी चाहिए बाय द ऑक्यूपायर और ओनर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वर्कर किसको कहेंगे। जब कोई भी पर्सन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में एंगेज है जहाँ पे 10 और मोर वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं विद द यूज ऑफ पावर और विद द एड ऑफ पावर। यहाँ पे पावर का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी, और कोई भी ऐसे वर्कर है 20 और मोर विदाउट द एड ऑफ पावर्स, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, कोई प्रोडक्शन कर रहे, तो वो पर्सन्स फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर में गवर्न होते हैं। और फैक्ट्रीज एक्ट में जो वर्कर्स है उनके लिए डेली 8 आवर्स ही वर्क कंपलसरी है। 8 आवर्स के ज़्यादा कोई पर्सन्स काम करता है तो उनको ओवर टाइम काउंट किया जाएगा। और जो फैक्ट्रीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको वंस इन अ वीक पेड लीव मिलना जरूरी है। उसके बाद में है मिनिमम वेजेस एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट में या किसी भी फैक्ट्रीज में, माइनिंग में या कोई भी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, ये उनका मूलभूत अधिकार है। जो वेजेस जो मिलेंगे उनके फिजिकल नेसेसिटीज़ है, प्रॉपर हेल्थ है एंड कंफर्ट है, ये प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस मिलने चाहिए। और वेजेस का जो पैरामीटर है वो पैरामीटर्स डिसाइड होता है टाइम रेट पे, पीस रेट पे, ओवर टाइम, स्किल एंड अनस्किल्ड एंड डेजिग्नेशन ऑफ द वर्कर इन इंडस्ट्री। ये सब कुछ पैरामीटर्स वो एम्प्लॉयज़ के मिनिमम वेजेस काउंट करने में या कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है। एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ये बेसिक राइट्स या बेसिक एक्ट है। जो एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड एक्ट है उसके तहत कोई भी ऐसे वर्कर्स हैं, किसी भी फैक्ट्रीज में काम कर रहा है या किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ पे उनको प्रोविडेंट फंड मिलना ये कंपलसरी हो जाता है। अब प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन होता है उनके बेसिक सैलरी में से 12% डिडक्शन होता है, वो 12% डिडक्शन उसके सीटीसी में शो करता है। बेसिकली यहाँ पे इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, जब आप निगोशिएशन करते हैं किसी भी जॉब के लिए तो सीटीसी पे निगोशिएशन नहीं होना चाहिए, तो आपको निगोशिएशन नेट वेजेस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में सीटीसी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके रिगार्डिंग, या वेज रेट क्या है या नेट वेजेस क्या है उसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बताऊंगा जहाँ पे आपको पूरा मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करते हैं। जो प्रोविडेंट फंड होता है जो वहाँ पे आफ्टर रिटायरमेंट एज उनको पेंशन करके मिलता है वर्कर्स को। उसके बाद में आता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये एक्ट
हर एक वुमेन ने जानना जरूरी है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, उसका अमेंडमेंट 2017 में हुआ है, और कुछ हाइलाइट्स देखेंगे हम लोग 2017 के मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। वो 2017 में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अमेंड हुआ, वहाँ पे 26 वीक पेड लीव सैंक्शन हुए। प्रीवियस लॉ में 12 वीक्स थे, अभी 26 वीक पेड लीव है। ये 26 वीक पेड लीव कोई भी वुमेन है जिनको 2 चाइल्ड है, उनको ही ये राइट्स, ये 26 वीक का पेड लीव मिलता है। अगर वो 3rd चाइल्ड के लिए जब जाते हैं तो उनका जो 26 वीक का जो राइट्स है, पेड लीव का जो राइट्स है, वो कर्टेल होके 12 वीक्स तक आ जाता है। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एडॉप्टेड मदर है, जो कोई मदर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करती है, उनके लिए भी ये बेनिफिट्स मिलते हैं। अडॉप्टी मदर्स को 12 वीक का मैटरनिटी लीव मिलते हैं विद पे। उसके बाद में आगे जाके कोई ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पे 50 और मोर फीमेल वर्कर है, वहाँ पे क्रैचेस की फैसिलिटीज़ अपॉइंट करना या क्रैचेस की फैसिलिटीज़ इनकलकेट करना ये कंपलसरी हो जाता है। वहाँ पे अपने जो चाइल्ड को रखते हैं ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, या ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, 4 टाइम शी कैन लुक आफ्टर और शी कैन फीड। उसके बाद में आता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बन जाती है, स्टैट्यूटरी राइट्स बन जाता है किसी भी वर्कर का। अगर वो वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे और फैक्ट्रीज में प्रॉफिट अर्न कर रहे तो 8.33% जो बोनस है वो वर्कर को मिलना चाहिए। ये मिनिमम लिमिट्स है। अगर कोई फैक्ट्री ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो प्रॉफिट के अर्निंग के बेसिस पे जो बोनस है वो 12% या 20% तक वो इंक्रीज हो सकता है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आभार भी बोलेंगे। कोई पर्सन किसी फैक्ट्रीज में काम करता है मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल तक, और 5 साल के बाद में कोई पर्सन अगर रिटायर्ड होता है वो फैक्ट्री से, तो वो पर्सन को ग्रेचुटी मिलनी चाहिए। ये एक्ट 5 साल से ज़्यादा कोई वर्कर्स काम करता है तो उनके लिए ही एप्लीकेबल है। अगर कोई वर्कर ने काम किया 1 साल में, 2 साल में काम छोड़ दिया तो उनको ग्रेचुटी का बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। ओके, तो ग्रेचुटी का जो बेनिफिट है, 5 साल से ऊपर उन्होंने जितना भी ईयर्स काम किया वो ईयर्स का 15 डेज वर्किंग जो वेजेस निकलता है वो वेजेस वो पर्सन को मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखते हैं, कोई ऐसे एम्प्लॉई है किसी इंडस्ट्री में 8 साल तक काम कर रहे हैं, 8 साल के बाद में अगर वो पर्सन को रिटायर होना है तो वो पर्सन को 15 डेज के हिसाब से 8 ईयर्स अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 15 डेज फॉर पर ईयर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 120 डेज का जो सैलरी है वो पर्सन को एज अ ग्रेचुटी अमाउंट करके मिलना चाहिए। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है। ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट कोई भी एम्प्लॉइज है जिनके पास में सेम क्वालिफिकेशन है और सेम पोजीशन अगर वो पर्सन होल्ड करते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ग्राउंड सेक्स पे, कलर पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे। अगर वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वहाँ पे इक्वल रेम्यूनरेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक जॉब में एक फीमेल और एक मेल पर्सन को अपॉइंट किया है, जहाँ पे मेल पर्सन की सैलरी 25,000 है और फीमेल पर्सन की सैलरी 20,000 है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। तो ये यहाँ पे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट्स करता है अंडर द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। उसके बाद में जो मैंने 3 एक्ट आपको बोले थे वो 3 एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहले प्रोफेशनल टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स अंडर आर्टिकल 276 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, हर एक एम्प्लॉय के यहाँ से 200 या 250 रुपीज़ डिडक्शन होता है उनके सैलरी से, और वो डिडक्शन का लिमिट्स है, एनुअल लिमिट्स है 2,500 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। जब देखते हैं ना कोई भी हम लोग जॉब पे जाते हैं वहाँ पे
100 रुपीज़ हमारा पीटी करता है, तो 200 हमारा पीटी, दैट इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल टैक्स। वो कौन से तहत करता है? आर्टिकल 276 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसके लिए हमारे पास में प्रोफेशनल टैक्स एक्ट है। दूसरा एक्ट देखेंगे, लेबर वेलफेयर फंड है। लेबर वेलफेयर फंड ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। स्टेट गवर्नमेंट में हर एक लेबर ने या उनके एम्प्लॉयर ने सर्टेन अमाउंट है अपने गवर्नमेंट को एज अ टैक्स करके, एज अ रेवेन्यू करके पे करनी है। ये जो लेबर वेलफेयर फंड है ये हर एक स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 48 रुपीज़ हाफ ईयरली रहेगा। इसका मतलब है हर 6 महीने में आपको 48 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को देना है, जहाँ पे एम्प्लॉय 12 रुपीज़ देते हैं और एम्प्लॉयर 36 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद में आता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये स्टेट गवर्नमेंट के पास में उनके पावर्स हैं। वहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है या अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है जो किसी होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट है, शॉप है, रेसिडेंशियल होटल्स है, कंस्ट्रक्शन है, कोई भी एंटरटेनमेंट प्लेसेस है, कोई भी पार्क है, वहाँ पे जॉब करते हैं। तो जॉब करने के टाइम पे उनके वर्किंग आवर्स कब रहेंगे, उनके लंच टाइम कैसे रहेगा, जो प्लेस ओपन और क्लोजिंग का टाइम कैसे रहेगा, वीकली उनको हॉलीडेज मिलने चाहिए, मेडिकल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनको कैजुअल लीव है या सीक लीव है विथ पे मिलने चाहिए। ऐसे बहुत सारे कुछ प्रोविजन है जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वहाँ पे मेंशन किए हैं। तो इतने सारे लेबर लॉज है ओके, जो जब आप जॉब पे जाते हैं तो आपको ये लॉज जानना ज़रूरी है। ये लॉज आपको या आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स को हेल्पफुल है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।